चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज के बारे में देख रहे थे, सारे लोग ध्यान दें भाई, चार्ज के बारे में हम लोग देख रहे थे। और जब चार्ज के बारे में देख रहे थे तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज क्या होता है और मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था। ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड देखा था भाई, कौन कौन सा? फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ये 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था और इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था भाई कि जब भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो ये दूसरा जो बॉडी हो, दोनों ही बॉडी हो गए, दोनों ही बॉडी अगर हो जाए, ये भी एक बॉडी है और दूसरा भी बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, दूसरा जो बॉडी है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था जाते जाते कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है और नेट फोर्स 0 भी लगा सकता है। मीन्स बॉडी और बॉडी है तो तीनों पॉसिबिलिटी है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये इसको रिपेल भी कर सकता है और नेट फोर्स 0 भी हो सकता है जब सेपरेशन फैक्टर एंड चार्ज फैक्टर इक्वली डोमिनेंट हो तो। क्योंकि एक पे अट्रैक्शन लगता है, दूसरे पे रिपल्सन लगता है, अब कौन ज़्यादा वैल्यू का है उसके हिसाब से भाई इसमें नेट फोर्स होगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल हो पॉजिटिव तो उस कंडीशन में सेपरेशन फैक्टर हमारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि R1 = R2 हो जाएगा। जब ये पार्टिकल होगा तो R1 = R2 होगा, तो फिर सिर्फ चार्ज फैक्टर देखेंगे और चार्ज फैक्टर क्या करेगा, इसको रिपेल करवा देगा। क्योंकि चार्ज फैक्टर कहता था कि अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा, तो चार्ज जो फैक्टर होता था अट्रैक्टिव फोर्स को हमारा क्या करता था भाई, वो कम करता था और रिपल्सिव को ज़्यादा करता था। यही तो 2 काम होता था भाई, एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज अपॉन 4πr², या 4π छोड़ो अभी नहीं जानते हम लोग, k'/r²। ऐसा होता था k' इंटू प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्ज, ये वाला कैपिटल Q चार्ज, ये वाला स्मॉल Q1 Q2 चार्ज, तो ये प्रोडक्ट होता था। तो यहाँ पे देखते थे भाई कि जो चार्ज वाला फैक्टर था, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव है तो ये तो निगेटिव होगा, लेकिन इधर पॉजिटिव होगा, तो ये वाला थोड़ा कम होगा निगेटिव, ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि नेट पॉजिटिव है, नेट पॉजिटिव है। इस हिसाब से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, कंक्लूजन निकाला था कि अगर पार्टिकल होगा तो वही होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन। मीन्स हम लोग समरी पे आ जाएं, डिटेल डिस्कशन क्योंकि इसका कर चुके हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है लेकिन एक पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो रिपल्सन, लेकिन ये बॉडी है तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि चार्ज फैक्टर बड़ा है, डोमिनेंट है, या सेपरेशन फैक्टर डोमिनेंट है, उस हिसाब से होता था। मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस हम लोगों ने देखा था। अगर एक चार्ज है बॉडी या पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल है, तो अगर दोनों में से एटलीस्ट 1 पार्टिकल है तो भैया जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक चार्जेज में रिपल्सन, अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन, और एक पॉजिटिव हो दूसरा न्यूट्रल हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा न्यूट्रल हो, तो नो फोर्स, नो नेट फोर्स। तो ये सब जो हम लोगों ने फंडामेंटली पढ़ा था वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन एटलीस्ट 1 शुड बी पार्टिकल। अगर दोनों बॉडी हो जाएंगे तो हमें इंडक्शन पोलराइजेशन इफेक्ट देखने होंगे और जो चार्ज अपीयर होंगे उनको काउंट करने होंगे, R1 R2 डिफरेंट होंगे उनको भी काउंट करने होंगे, और इस तरह से 2 फैक्टर आएंगे, चार्ज फैक्टर और सेपरेशन फैक्टर। जो डोमिनेंट होगा उस हिसाब से नेट फोर्स होंगे। इट मीन्स बॉडी बॉडी अगर हो जाए तो लाइक चार्जेज रिपेल वाली बात हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इंडक्शन इफेक्ट को काउंट करने होंगे। ऐसे जो फंडामेंटल है वो यही है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फंडामेंटल बात तो ये है, लेकिन इंडक्शन इफेक्ट के आगे ये चेंज हो जाएंगे। चलो ये सब देखा था हम लोगों ने। अब और देखने हम लोगों को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप एक क्या होता है और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप देखेंगे और देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप का पहले देखा जाए। लिखो भाई, छोटा सा पॉइंट है, 2-4 सेंटेंस लिखा रहता है एनसीईआरटी में, तो आप थोड़ा सा समझें इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ भाई और देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। टॉपिक लिखो भाई, इलेक्ट्रोस्कोप।
अब कुछ लोगों के एग्ज़ाम और ख़त्म हो गए हैं तो मैंने रोक रखा है भाई कि अभी नहीं आएंगे, वो 25 से आएंगे, क्लास में एंटर करेंगे, ताकि हमारा एक छोटा सा टॉपिक फिनिश हो जाए, कि बीच में ऐसे ही किसी को इंसर्ट करना ठीक नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो छोटा सा है बात, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा चार्ज है या नहीं बॉडी में, और वो चार्ज है तो किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो हम लोग चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है भाई, तो ये देखो, ये समझो कि इस तरह से कंटेनर टाइप है समझो, इसमें ऐसे समझें, एक ये मेटेलिक, इस मेटेलिक में ये इस तरह से दो पतले से गोल्ड लीफ होते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है भाई, तो ये मेटल है और ये भी मेटेलिक, दो इस तरह से बड़े पतले से हैं, ये बिल्कुल कम मास वाले, और इनमें आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है, यहाँ से ये इधर उधर हो सकते हैं, ऐसे चेंज हो सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं ये। तो अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो थोड़े पास आ जाएंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो मान लो दोनों इस तरह से हो जाएंगे, पास आएंगे। अगर ये रिपेल हो जाएंगे, अगर ज़्यादा रिपेल, मान लो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे रिपल्सिव, और ये ऐसे सेपरेशन बढ़ जाएगा। अगर मान लो सेपरेशन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दें तो ये और सेपरेशन और ऐसे हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाए तो रिपल्सिव फोर्स भी कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो ऐसे वाला कंडीशन बन जाएगा। तो अब यही समझो, इसमें हम लोग चेक करना चाहते हैं भाई कि कोई बॉडी मान लो चार्ज है या नहीं, तो इधर से ऐसे पैक किया है, इसको वैक्यूम क्रिएट कर रखा है इसमें, ताकि एयर फ्लो ना हो। एयर फ्लो ना हो मीन्स इस पर दूसरा कोई फोर्स ना लगे, ये नहीं कि एयर आया इधर से फोर्स लगा दिया ऐसे। ये गोल्ड का लीफ है, ठीक है, तो गोल्ड लीफ है यहाँ पे। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह से रहेगा अपना, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से है, ठीक है भाई, इस तरह से है। नॉर्मल कंडीशन में कोई चार्जिंग वार्जिंग नहीं, ये भी बेचारा न्यूट्रल पड़ा हुआ है, इधर से भी सब न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है। अब कोई चार्ज बॉडी को चेक करना हो तो न्यूट्रल में इस तरह से पड़ा हुआ था, ये न्यूट्रल था इस तरह से, दो हैं, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हम लोग मान लो कोई ग्लास रॉड लाए, चार्ज रॉड लाए, और इसको चेक करना चाहते हैं कि अच्छा ये चार्ज था या नहीं, तो जैसे ही ये चार्ज रॉड को लाओगे तो क्या होगा भाई, तो देखोगे कि इस गोल्ड लीफ में दोनों लीफ जो है ना रिपेल्ड हो गए। रिपेल्ड अगर हो गए तो समझ जाना है कि ये चार्ज है। कैसे, देखो जब ये न्यूट्रल था तो ये इस तरह से था, न्यूट्रल था तो इस तरह से था। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या होगा, इस जो न्यूट्रल जो हमारा ये है न्यूट्रल कंडक्टर, तो ये इंडक्शन कराएगा। जब पास लाए हुए भाई तो ये इंडक्शन कराएगा। तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज जब लाते हैं तो ये क्या करेगा, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करस्पॉन्डिंग इधर पॉजिटिव हो जाएगा भाई। एक ऐसे कोई मेटल है और तुम दूसरा कोई चार्ज बॉडी लाओगे भाई, तो तुम्हें पता ही है कि ये तो चिल्लाएगा, बोलेगा कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, जो इलेक्ट्रॉन मुझे सुन रहे हैं वो मेरे पास आ जाएं। तो भैया इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इधर अपीयर होगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर आए, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये बन जाएंगे। वही काम तो यहाँ भी है। अब इसके इधर ऐसा है बना हुआ कि कैसा है बना, उससे क्या मतलब है इसको, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इधर आए, करस्पॉन्डिंग इधर पॉजिटिव हो गए, मीन्स इस लीफ पे भी पॉजिटिव और इस लीफ पे भी पॉजिटिव आएगा। और जब इस लीफ दोनों पे पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, रिपेल्ड हो जाएगा। तो ये जैसे ही रिपेल्ड हुआ समझ जाना कि भाई ये चार्ज है। और ये रिपेल्ड होकर के मान लो भाई इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, पहले जो था अब वो इस कंडीशन में है, ठीक है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, क्योंकि जब लाए हो तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है।
और ये प्लस क्यू है, मतलब यहाँ पे प्लस Q/2 है और इधर प्लस Q/2 है। इस लिफ में आधा चार्ज आधा इसमें है समझो, और ये माइनस क्यू यहाँ है। तो जितना इधर नेगेटिव उतना इधर पॉजिटिव है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर है वो ऐसे ही न्यूट्रल का न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होने से रिपेल्ड हो गया। अब ये सर्टेन रिपल्सन है, सर्टेन सेपरेशन है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मान लो हम लोगों ने ये चेक कर लिया भाई, सर इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आता है चार्ज। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड समझेंगे ना, कोई रीज़न नहीं है अलग अलग समझने का। अब दो लीफ हैं आइडेंटिकल, चार्ज होना है मान लो यहाँ पे +2 कूलम, तो यही समझेंगे ना कि एक ये लिया एक ये लिया। चलो अगर डिफरेंट भी हो तब भी तो फोर्स लगाएगा ना रिपल्सन, अगर डिफरेंट भी हो जाए तब भी। ऐसे दो आइडेंटिकल हैं, तुम्हारे पास आ जाए 2 बच्चे आ जाए, तुम्हारे पास 2 लड्डू है, तो ऑब्वियसली तुम दोनों को एक एक दोगे। वैसे ही है, जब सब कुछ सेम है, सिमिलर कंडीशन है, तो देयर इज़ नो रीज़न दैट ऑन वन लीफ चार्ज विल बी मोर, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है। तो जब रीज़न नहीं है तो आइडेंटिकल समझेंगे। तो इस तरह से जो भी इन दोनों पे चार्ज आएंगे रिपल्सन हो जाएगा ये ऐसे। चलो भाई ऐसे रिपल्सन हो गया। अब हटाओगे तो क्या होगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर वापस पहले की तरह हो जाएगा। इसको अगर हटा के लेके चले जाएँ तो ये तो समझ में आया कि जब पास में लाएंगे रिपल्सन हो जाएगा, जब दूर ले जाएंगे फिर हमारा ये वापस से ले आएगा। अगर निगेटिव लाएंगे तो क्या होगा ये बताओ, अगर निगेटिव लाएंगे तो क्या होगा, तो निगेटिव लाएंगे तब भी यही काम होगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे निगेटिव लाते हो तो ये बोलेगा भाई कि मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन सुनेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर। इस इलेक्ट्रॉन को तो ये रिपेल करेगा ना, ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव को रिपेल करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बोलो हो जाएगा। जब ये निगेटिव आएगा यहाँ पे तो इधर ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को और रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो ये इस पे भी नेगेटिव आएगा, कुछ इस पे भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फिर वैसे ही है दोनों लीफ सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे मतलब यहाँ पे पता लग जाए कि ये चार्ज है। किस तरह का चार्ज है वो नहीं पता, लेकिन चार्ज है ये पता हो गया, क्योंकि जैसे ही लाते हैं रिपल्सन हो जाता है। पॉजिटिव लाते हैं तब भी रिपल्सन हो जाता है, निगेटिव लाते हैं तब भी रिपल्सन हो जाता है। अगर ये न्यूट्रल लाएंगे तो क्या रिपेल्ड हो जाएगा, न्यूट्रल लाएंगे तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन नहीं होगा तो ये एज इट इज रह जाएगा, जैसे था वैसे रह जाएगा। इट मीन्स ये जरूर पता लगता है भाई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हमें ये पता लगता है कि जैसे चार्ज बॉडी लाएंगे तो वो चार्ज है या नहीं है वो पता लग जाएगा इसको देख के, क्योंकि ये ग्लास का कवर है, दिख रहा है अंदर में क्या हो रहा है, लिफ में सेपरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, चेक कर लिए कि जो बॉडी ला रहे हैं इसके पास वो चार्ज है या नहीं। बोलो क्लियर है, बोलो भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम लाइट के रिफ्लेक्शन के सॉल्व हो जाएंगे। लाइट जो है इधर एडिशनल लाइट इधर से और लगवा देंगे हम लोग, तो लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जैसे मैं घर पे जब पैनल पे लेता हूँ क्लास तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन नहीं आता है, वैसे ही इसमें भी नहीं आएगा। नहीं बनाना ना, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप नहीं बनाना। आप ऐसे ही दिखा सकते हो, ऐसे बना लो, एक बार डायग्राम बना लो ऐसे। जब लीफ पे, गोल्ड लीफ पे जैसे ही सिमिलर चार्ज आएंगे रिपल्सन होगा। गोल्ड लीफ सेपरेशन सोज, हाँ बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मेटल से काम हो जाएगा। गोल्ड में ये प्रॉपर्टी थोड़ा रहता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बेंड होकर वापस आ सकता है। अगर बिल्कुल थिन हो तो वापस आएगा, टूटेगा नहीं। तब ऐसे बेंड होकर फिर टूटेगा नहीं। हर का प्रॉपर्टी है, गोल्ड यहाँ ज़्यादा सूटेबल होता है। अब ये रिसर्च की बात है कि भाई वो क्यों लिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो लिया गया था गोल्ड लीफ लिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थ्योरेटिकली कोई भी मेटल में मान लो लीफ टाइप का बना दिया एंड पे, तो वो लीफ ऐसे ऐसे हो गए, ऐसा नहीं होगा 2 बार ऐसे हुआ उसके बाद टूट जाए और वो गिर जाए बेंड होकर के। जैसे टीन होता है, इसको बार बार वायर को जैसे बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो टूट जाता है ना, वैसे ही मान लो कि कोई टीन है,
ये एल्युमिनियम है, बार बार इसको ऐसे ऐसे करने से ये टूट सकता हो, तो वैसा मटेरियल नहीं लेंगे, इसमें लेंगे हम लोग ऐसा जो कि क्या हो, डक्टाइल मटेरियल हो, तो बार बार इधर उधर हो तो भी वो बेंड, वो टूटे नहीं, ठीक है, वापस अपना पोजीशन पे आ जाए, इस तरह से चलता है। तो गोल्ड ज़्यादा सूटेबल था, गोल्ड लीफ बहुत पतला, तो इस तरह से इसलिए लीफ नाम रखा गया भाई, गोल्ड लीफ। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है गोल्ड ही लेके चलेंगे, कोई भी मेटल जो हमारा ये काम कर सके वो हमारा फिट हो जाएगा यहाँ पे थ्योरेटिकली। नाम पड़ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, स्कोप मतलब दिखाने वाला, जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप होता है, वैसे ही स्कोप मतलब ऐसा डिवाइस जो दिखाए। क्या दिखाए भाई? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, जो चार्ज के बारे में दिखाए, बता सके, ठीक है। इट शोज चार्ज, तो सेपरेशन जो होगा वो हमारा बताएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया भाई, जब भी चार्ज बॉडी लाएंगे सेपरेशन बढ़ जाएगा लीफ में, तो हो जाएगा। चलो अब क्या करें, तो मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज लाए और इसको टच ही करा दें, ऐसा अगर मान लो काम करते हैं, या नेगेटिव लाया, मान लो नेगेटिव लाए और इसको टच करा दें। एक बार क्या हुआ, ये पहले टेस्ट कर लिए कि हाँ भाई आया है तो चार्ज हुआ है। अब जब इसको मैं टच करा दूं तो क्या होगा, टच करा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस वो कुछ इस पे शेयरिंग कर देगा चार्ज, क्योंकि ये तो पूरा पहले न्यूट्रल था, शेयर्ड हो जाएगा चार्ज। ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें आकर के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी पॉजिटिव कम हो गया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ओवरऑल ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है भाई, इसको हम लोगों ने टच करा दिया और हटा दिया। टच कराने से क्या हो गया कि भैया यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम है, तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव है और ये सेपरेशन हो गया है। ओवरऑल ये पूरा ही नेगेटिव हो चुका है, अब ये ओवरऑल नेगेटिव हो चुका है ना, ये ओवरऑल ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। जब हम नेगेटिव ला करके कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिकली कंडक्शन करा दें तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, थोड़ा यहाँ भी है थोड़ा यहाँ भी है, इस तरह से, और कोई नहीं है, सब हटा दिया, टच करा के हटा दिया। अब दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं है, तो भैया जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो इस पर स्प्रेड हो जाएगा, जो भी नेट नेगेटिव है स्प्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कुछ सेपरेशन रहेगा इनमें, बोलो भाई सेपरेशन भी तो रहेगा अब इनमें, क्योंकि ये निगेटिव हो चुका है, ये भी निगेटिव हो चुका है, तो देयर इज सम सेपरेशन। मान लो ये है सेपरेशन, है अभी तक कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, पहले लाए थे नेगेटिव चार्ज और उसको कनेक्ट कर दिया था, तो अब ओवरऑल ये नेगेटिव बना हुआ है और सर्टेन सेपरेशन है, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सर्टेन सेपरेशन है। अब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा तो उसका टाइप ऑफ चार्ज भी ये बता देगा, कैसे वो समझो। मान लो अगर मैं पॉजिटिव लाता हूँ, पॉजिटिव लाता हूँ, टच नहीं कराता हूँ, खाली लाता हूँ पास में, पॉजिटिव लाएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव लाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज फैले हुए थे पहले, जिसके चलते इनमें कुछ सेपरेशन था। अब सारे लोग ध्यान देंगे, अब मेन पॉइंट, अगर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जो इधर निगेटिव चार्ज थे वो अब ज़्यादा निगेटिव यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जब इधर ज़्यादा शिफ्टिंग होंगे तो यहाँ का निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ का निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। या यूँ बोलो कि यहाँ निगेटिव 10 आ गए तो यहाँ पॉजिटिव 10 आ गए, पॉजिटिव 10 आएंगे तो ये निगेटिव जो था इसमें उसको कम कर देंगे। इट मीन्स अब ये कम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव पास लाओगे तो ज़्यादा निगेटिव इधर रह जाएंगे, इधर कम ही निगेटिव रहेंगे, तो इनमें कम निगेटिव चार्ज हो जाने से इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सेपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चार्ज कम हो गए तो पहले जो चार्ज था उस हिसाब से ये सेपरेशन था, अब चार्ज इस पर निगेटिव कम हो गए तो थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा कम रिपल्स तो अब भी है, रिपेल्ड अब भी है, लेकिन थोड़ा कम रिपल्सन हो जाएगा। कम रिपल्सन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है जो लाए हैं, जो निगेटिव चार्ज था उसके अपोजिट वाला चार्ज लाए हैं, तभी ये यहाँ पे सेपरेशन कम हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव लाता तो क्या हुआ होता, देखो अगर निगेटिव वो लाए होते और ज़्यादा निगेटिव लाए होते तो ये और इलेक्ट्रॉन को रिपेल्ड करता, तो जो यहाँ पे पहले से निगेटिव था उससे और ज़्यादा निगेटिव हो जाता, रिपेल्ड करता इलेक्ट्रॉन को तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाता, मीन्स ये रिपल्सन ऐसे हो जाता भाई। पहले के रिस्पेक्ट में जब सेपरेशन बढ़ जाए तो समझो कि जैसा ये चार्ज है वैसा ही चार्ज लाया गया,
निगेटिव है और निगेटिव ही लाया गया तो पहले से सेपरेशन बढ़ जाएंगे, पहले से सेपरेशन कम हो जाए तो समझना कि इसके अपोजिट वाला चार्ज आया। बोलो ठीक है। तो इस तरह से एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के। जैसे अगर हमें नहीं पता कि रॉड पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है और हमने उसमें टेस्ट करा और सर जैसे रिपल्शन हो रही है और फिर हम दूसरी रॉड लेकर आ रहे हैं उसमें अगर मतलब थोड़ा सा अब समझो, मैं समझ गया तुम्हारी डाउट। जो हम लोग पहले जो भी लाए टच कराए तो कुछ हमारा रिपल्सन हुआ, अब अगर दूसरी लाएंगे तो ध्यान देना, अगर रिपल्सन इसका बढ़ गया तो जैसा ये चार्ज है वैसा ही चार्ज लाया है, और अगर जैसा चार्ज है उसके अपोजिट लाए हो तो ये रिपल्सन पहले से कम हो जाए, सेपरेशन पहले से कम हो जाए। कम हो जाए तो समझ लेना कि अपोजिट चार्ज लाया गया है, सेपरेशन बढ़ जाए तो समझ लो कि सिमिलर चार्ज लाया गया है। सर वो मुझे समझ आ रहा है, मुझे ये पता नहीं लग रहा कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। देखो, जो इसको टच कराया हो ना पहली बार, जब इसको टच कराया तो जो चार्ज लाए गए होंगे वही इस पे आएगा ना, वही इस पे आएगा। तो एक बार जब चार्ज आ गया तो अब ये चेक कर सकते हो कि ऐसा ही चार्ज है ना इस पे चार्ज एक बार आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, जो भी आए, तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो इस पे चार्ज है वैसा ही ये चार्ज लाए हो या डिफरेंट चार्ज लाए हो, ये चेकिंग हो सकता है। ये निगेटिव है और अगर निगेटिव लाएंगे सेपरेशन बढ़ जाएगा, ये अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव लाएंगे सेपरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो और निगेटिव लाएंगे तो सेपरेशन कम हो जाएगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव लाएंगे तो सेपरेशन कम हो जाएगा। मीन्स सिमिलर चार्ज लाएंगे, जिन दोनों का एक ही चार्ज हो, निगेटिव निगेटिव हो, निगेटिव है और निगेटिव ला रहे हैं तो सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो इसका सेपरेशन देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि भैया जो लाए हैं चार्ज और इसमें जो चार्ज है वो दोनों सेम है, सिमिलर चार्ज है या अपोजिट चार्ज है, वो पता लग जाएगा। और अगर ये न्यूट्रल हो, क्या करें हम लोग, कोई न्यूट्रल बॉडी हो और न्यूट्रल बॉडी या इसको ग्राउंडिंग करके इसको पहले हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये अपने आप ऐसे रहेगा, अपना ऐसे रहेगा जैसे ही कोई सेपरेशन नहीं है ना कोई अट्रैक्शन है। अब ये क्या होता है, गोल्ड लीफ इस तरह से रहता है और थोड़ा सा ऐसे किया रहता है, ये ऐसे रहते हैं। तो अगर नॉर्मल है, ध्यान देना इस पर, अगर नॉर्मल है कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है तो ये इस तरह से रहेगा। और अगर मान लो इनमें अट्रैक्शन दिखाना होगा तो ये अट्रैक्शन दिखाएगा तो ऐसे हो जाएगा, रिपल्सन दिखाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और रिपल्सन दिखाएगा तो और ऐसे हो जाएगा। पहले इसका ये है इस तरह से, यहाँ से ये लीफ है और यहाँ से ये लीफ है, ऐसे समझो, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है तो ये इस तरह से है, अट्रैक्शन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब सेपरेशन कम हो गया, सेपरेशन कम हो गया इस तरह से, और सेपरेशन बढ़ भी सकता है भाई। तो जब इसमें जो चार्ज है वही चार्ज लाओगे सेपरेशन बढ़ जाएगा, जब इसमें जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज लाओगे सेपरेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बात याद रखना होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। हाँ बोलो। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन ऐसे तो नहीं होगा कि हमारा ये अट्रैक्शन मतलब पहले के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों में सेम ही चार्ज अपीयर होता है। आप देखो यहाँ पे आप जो लाओगे, मान लो यहाँ पे निगेटिव आना तो दोनों पे निगेटिव आना है, पॉजिटिव आना तो दोनों पे पॉजिटिव आना है। ऐसा तो नहीं कि एक लीफ में निगेटिव दे देंगे एक लीफ में पॉजिटिव दे देंगे, ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो है ना, जो पहले से जो सेपरेशन है ये समझना होता है। देखो पहले ये है सेपरेशन, तो अट्रैक्ट होने का मतलब है कि अब कम रिपल्सन, अट्रैक्ट होने का मतलब यहाँ पे सेंस मेरा है कि कम रिपल्सन, ज़्यादा रिपल्सन कम रिपल्सन ये होगा। अट्रैक्शन तो तब होता है ना भाई जब एक में चार्ज पॉजिटिव हो जाए एक में निगेटिव हो जाए, ये कभी होता नहीं है, ये तो कभी होगा नहीं ना, ये तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। जब भी तुम लाओगे बाहर लाओगे भाई, यहाँ पे लाओगे तो इन दोनों में एक ही चार्ज अपीयर होगा, बस इनका सेपरेशन देखेंगे। अट्रैक्शन बोलने का सेंस है कि रिपल्सन कम होना, रिपल्सन कम होना मतलब पहले के रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले जो सेपरेशन ऐसे था वो अब सेपरेशन ऐसे हो जाएंगे, मतलब रिपल्सन कम होना। ये नहीं कि नेट अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट होकर ऐसे चिपक जाए, ऐसा नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता ही नहीं है, दोनों सेम ही चार्ज होंगे,
मतलब रिपल्सन होगा, कम रिपल्सन ज़्यादा रिपल्सन से चेक होता है कि हमारा सिमिलर चार्ज लाए हो या अपोजिट चार्ज लाए हो। अगर हमारा रिपल्सन बढ़ जाए तो समझ लेना कि सेम तरह का चार्ज लाए हैं। रिपल्सन कम हो जाए मतलब पहले जो था हमारा न्यूट्रल के कंडीशन में उससे कम सेपरेशन हो जाए, मतलब जो रिपल्सन का कंडीशन, जब चार्ज रखोगे तब कुछ तो रिपेल्ड होगा, ऐसे जब चार्ज किए इसको टच करा दिए तो कुछ तो रिपल्सन हुआ होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है कि कम रिपल्सन हुआ या ज़्यादा रिपल्सन, कम सेपरेशन हुआ या ज़्यादा सेपरेशन, यही देखना होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट तो तब करेंगे जब हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप में नहीं ला पाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप में खाली यही कर सकते हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पास ला सकते हो या टच करा सकते हो, पास ला सकते हो या टच करा सकते हो। इसके अंदर आप नहीं कुछ कर सकते। तो इसके अंदर दोनों सेम ही चार्ज अपीयर होंगे, कम हो जाए चार्ज, ज़्यादा हो जाए चार्ज, ज़्यादा होंगे चार्ज ज़्यादा सेपरेशन, कम होंगे चार्ज कम सेपरेशन। ठीक है, इसलिए रिपल्सन मतलब ये देखना है रिलेटिव रिपल्सन। अगर ज़्यादा रिपल्सन ज़्यादा सेपरेशन होगा, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताता है हमारा कि पहले चार्ज है या बॉडी या नहीं है, और एक बार चार्जिंग करने के बाद जब नेक्स्ट चार्ज लाएंगे तो वो सेम चार्ज लाए हैं, सेम नेचर का चार्ज लाए हैं या अपोजिट नेचर का, ये चेक हो सकता है, होता है। और एक बार पता लग जाए कि ये निगेटिवली चार्ज है तो हम लोग दूसरे बॉडी को ला करके टेस्ट कर सकते हैं कि वो नेगेटिव लाया कि पॉजिटिव लाया, नेगेटिव लाया कि पॉजिटिव लाया। और उसके लाने से कोई फ़र्क ना पड़े, इसका मतलब न्यूट्रल है। उसके लाने से कोई फ़र्क ना पड़े यहाँ पे, तो समझो कि वो न्यूट्रल लाया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें हम लोग। ऑनलाइन वाले बोलो भाई आगे बढ़ें। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नंबर 1 प्रॉपर्टी आप लिख लो भाई, चार्ज इज स्केलर। चार्ज स्केलर है भाई, ये तो सबको मालूम है कि चार्ज स्केलर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वी कैन नॉट एसोसिएट एनी डायरेक्शन। We cannot associate any direction with charge. चार्ज तो वही स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि चार्ज को कोई डायरेक्शन हम लोग असाइन कर पाएँ, उसका कुछ मीनिंग हो पाए। तो ये तो खैर सबको मालूम है। और स्केलर है और ये 2 टाइप का होता है, ये सब भी पता है भाई। इन सब का कोई मतलब नहीं है खास, ये सब पहले से आप जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, बट बॉडी होने से कुछ और भी हो सकता है। इंडक्शन इफेक्ट काउंट करने पड़ते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, चार्ज इज एडिटिव। ये एडिटिव का क्या मतलब है ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो चार्ज इज एडिटिव को जरा समझा जाए। ऐड करने वाला नेचर है चार्ज में, इसका मीनिंग समझें भाई सारे लोग ध्यान से। कोई एक पेन है या एक कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है मान लो -20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। -20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इस पेन पे या पेंसिल पे, ठीक है भाई, है। अब मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं लग रहा ये चार्ज, मैं इसमें क्या करूँगा भाई, तो इसमें मैं अभी 5 इलेक्ट्रॉन और डालूँगा। तो बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस पे। ये तो इनिशियली नेट चार्ज था, इनिशियली नेट चार्ज था -20। अब तुमने क्या किया भाई, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मतलब क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन डालना मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन 5 डाल दिए हो, पहले ही 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था, अब 5 और डाल दिए तो 25 एक्सेस में आ गया, तो ये हो जाएगा। अब कोई बोले कि भैया ये जो भी हुआ हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से मैं 8 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तो अब कितना हो जाएगा नेट चार्ज, -25। तो इसमें अब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन निकाला है, मीन्स
ये निकालने से इस पे पॉजिटिव आएगा, तो +8e लिखेंगे। ठीक है भाई। अब कोई बोले कि अच्छा भाई 2 और इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा हूँ मैं, अब कितना हो जाएगा नेट चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब पॉजिटिव बनाना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, +2e चार्ज। अच्छा भाई, फिर कोई बोला कि नहीं मैं 7 इलेक्ट्रॉन डालूंगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे -7e को। इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में जो भी चार्ज आप डालो या निकालो, पॉजिटिव डाल दिया, कभी नेगेटिव डाल दिया, कभी पॉजिटिव किया, कभी नेगेटिव किया, जो जो करना है करो, नेट चार्ज निकलेगा। एवरी स्टेप में जो जो चार्ज दिए जा रहे हैं उन सब का सम करने पड़ेंगे, उन सब का सम करेंगे। तो भैया नेट चार्ज क्या होगा, या -20 था, -25 हुआ, +8 किए तो कितना हो गया, 25 है, और +8 किए तो -17 हुआ, -17 और +2e कर दिए -15 हुआ, -15 और 7 -22e हुआ, तो -22 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फाइनली नेट हो गया। मतलब ये डिस्कशन ये बात कहता है भाई कि अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज निकालना है तो पहले जो चार्ज था वो, दूसरे स्टेप में जो चार्ज दिया वो, तीसरे स्टेप में जो चार्ज दिया वो, 4th स्टेप में दिया, 5th स्टेप में दिया, एंड सो ऑन। इनमें से कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई निगेटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, जैसा भी हो आपको करने होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपको काउंट करने होंगे। क्या यस एग्ज़ाम हो गया तुम्हारा फिनिश? तो ऐसे कैसे आ गए बिना फ़ोन किए, बिना खबर किए? तो बता दो 17 तक कोर्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद होगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी 12th में तुमने कुछ किया नहीं है ना, पहली बार आया ना अभी, तुम्हें बोला तो था बिना फ़ोन किए वो ऐसे कैसे आ जाओगे? ऐसे आओगे तो समझ में नहीं आएगा ना। अब बात समझ, नहीं वीडियो तो देख लेगा, ये तो तू 11th वाला आदत लगा रहा है ना, ठीक है 11th वाला आदत लगा रहा है, लेकिन चलो आ गया है तो, लेकिन पुराना बच्चा है तो चलो ठीक है, लेकिन समझ में कम आएगा, ये बात समझ लेना। अगली क्लास से पूरा समझ में आएगा, और क्लास के बाद जब घर पहुंचेगा ना तो एक बार मुझे फ़ोन कर। हाँ बोलो। दोनों रिलेटेड है क्लास? रिलेटेड हैं थोड़े से, रिलेटेड हैं या नहीं है तो मैं बता दूंगा ना तुम्हें, फ़ोन पे बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ऐसे रैंडमली किसी क्लास में ऐसा नहीं, तुम्हारा कल क्लास एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आज तुम चले आए, एक बार बता देते ना तो मैं खुद ही तुम्हें बोल देता कि कब आने हैं कब नहीं आने हैं। अब आ गए हो तो मैं तुम्हें वापस तो नहीं भेजूँगा, चलो बैठ जाओ, लेकिन बता देते तो ज़्यादा सूटेबल, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। अभी चलो कोई बात नहीं, देखो तो चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या हुआ, बाकी बच्चे देखें भाई। चार्ज इज एडिटिव का मतलब है कि चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे नेट निकालना होगा तो डिफरेंट स्टेप्स में जो चार्जेस दिए गए हैं उनको ऐड करो। समेशन QI मतलब Q1, Q2, Q3 सबको सम करते जाना है। कभी पॉजिटिव आया होगा, कभी निगेटिव आया होगा, वो साइन को काउंट करने हैं। ये जो एडिशन करने हैं विद साइन ऑफ चार्ज। जो डिफरेंट स्टेप्स में हमने चार्ज को साइन दिया है, डिफरेंट स्टेप में जो भी चार्ज डाला है उसको साइन के साथ हमें ऐड करना होगा। मीनिंग समझो, चार्ज इज एडिटिव का मतलब है, अब ध्यान से समझना भाई, चार्ज इज एडिटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो सब बच्चे से जानते हैं भाई, लेकिन चार्ज एडिटिव क्या है इसका मीनिंग समझेंगे। तो चार्ज एडिटिव मतलब चार्ज जो है ना वो ऐड करने का प्रॉपर्टी रखता है, एडिटिव है ये, ऐड करने का प्रॉपर्टी रहता है। तो क्या ऐड करोगे भाई? तो ऐड करना मतलब ये है, ध्यान से समझ लेना भाई, कि कभी भी किसी बॉडी, पेंसिल पे हो या पेन पे हो, किसी बॉडी पे हमने कोई चार्ज रखा, मान लो ये बॉडी है भाई, इस पे कोई चार्ज था पहले, अब चार्ज था तो एक दूसरे स्टेप में हमने 5e और डाल दिया, फिर 8e निकाल दिया, फिर -2e मतलब 2e डाल दिया, फिर 7e और डाल दिया। तो भैया चार्ज डालोगे या निकालोगे, जो भी करोगे, आप इलेक्ट्रॉन ही तो डालते निकालते हो।
तो जो भी हम लोग डिफरेंट स्टेप में चार्ज इस पे ऐड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव ऐड करें या नेगेटिव ऐड करें, वो ऐड होते जाएंगे साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ। इट मीन्स आप एक सेंटेंस लिख लो, हेंस नेट चार्ज, लिखो नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज algebraic sum of all the charges, algebraic sum of all the charges given on it in different steps। ये हो गया चार्ज इज एडिटिव का मतलब। अगले प्रॉपर्टी से तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। ये मीनिंग समझ गए भाई? चार्ज इज एडिटिव का मतलब है कि अगर हम लोग कोई चार्ज -20e था, ध्यान से समझना भाई, अगर मान लो चार्ज हमारा था -20e, चलो -20e इस पे चार्ज था। अब अगले स्टेप में हमने 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो -20e तो पहले से था और 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो इसका मतलब कि -5e और इस पे आना है। इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है नेगेटिव डालना। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब +8e हो जाएगा। फिर हमने क्या किया भाई, तो 2e निकाल लिया, मतलब +2e। फिर हमने 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिया नेक्स्ट स्टेप में, तो 7e का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डाला है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ाना होगा, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कभी पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया। इन सबको जब अलजेब्रिक सम मतलब अलजबरा की तरह सम, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है अलजबरा की तरह सम। तो अलजबरा में जो सम होता है, अलजबरा पर है ना, ट्रिग्नोमेट्री अलजबरा, तो अलजबरा में साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही नहीं +2 और -2 और +3 -3 ये सब अलग अलग हैं, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब अलजबरा की तरह सम करना, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव साइन को ध्यान रख करके सम करने हैं। और सर ये साइन Hence net charge on a body is algebraic sum of all the charges given on it in different steps। इसका मीनिंग हो गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सम जो है ना, वो सम, ये वाला सम सब जानते ही है, QI विद साइन ऑफ चार्जेज इन डिफरेंट स्टेप्स। मतलब ये जो साइन जो Q1 है, फिर Q2 आएगा, Q3 आएगा, तो इन सब के साइन के साथ रखने हैं। डिफरेंट स्टेप में जो चार्ज दिए गए हैं उनको साइन के साथ रख करके और तब सम करने हैं। ऐसा सम जिसमें साइन को इम्पोर्टेंस देना होता है, उसको हम लोग अलजेब्रिक सम बोलते हैं। अलजबरा में भी हम लोग साइन का इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए इसका नाम अलजेब्रिक सम है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो भाई, चार्ज इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब कौन सा, 3 नंबर 4 नंबर लिखो। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है भाई। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बस ये एक प्रॉपर्टी हुआ। एक था चार्ज इज एडिटिव, चार्ज एडिटिव समझे लास्ट स्टेप में, ये वाला समझ रहे हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड ऐसे भी लिखते हैं और कुछ बुक में तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें परेशान नहीं होना है भाई, दोनों एक ही बात है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग जरा समझा जाए। प्रॉपर्टी तो एक सेंटेंस में लिख दिया क्वांटाइज्ड, लेकिन क्या हुआ ये मीनिंग, ये जरा समझे। किसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं भाई, तो वो समझा जाए। मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन तो जरा देखो भाई, क्वांटाइजेशन का मतलब जिसके क्वांटिटी का, मान लो किसी भी चीज़ का क्वांटिटी कितना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है, यही बोलते हैं भाई कितना क्वांटिटी लाए हो भाई, यही होता है ना, कितना मैग्नीट्यूड समझो। तो कोई भी क्वांटिटी का एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक प्रिंसिपल है, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल, उसने क्या किया भाई, 12th A, 12th B, 12th C,
12th D ऐसे करके मान लो सेक्शंस थे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि प्रिंसिपल ने बुलाया 4 क्लास टीचर्स को बुलाया, चारों के क्लास टीचर को बुलाया गया। मान लो उन्होंने बोला कि भाई सारे लोग अपने अपने क्लास के स्ट्रेंथ लिख दें, एक रजिस्टर में अपना बैच का, अपने क्लास का नेम लिखो और सामने लिखो कि उस बैच का क्या स्ट्रेंथ है, उस क्लास का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें 37 बच्चे हैं या 36 बच्चे हैं। आप अपने अपने क्लास का स्ट्रेंथ तो बताओगे भाई, रजिस्टर में देखो और उस हिसाब से बताओ। तो बी वाले ने लिख दिया मान लो 38, सी वाले ने लिख दिया मान लो 21, डी वाले ने लिख लिया मान लो 22.6। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, किसी को बुलाएगा, चारों टीचर में से किसी को बुलाएगा, सर डी वाले को बुलाएगा। क्या पूछेगा उससे, 22.6। ये 22.6 क्या है भाई, ऐसे पूछा जाएगा उससे। तुम्हारे बैच का स्ट्रेंथ 22.6 कैसे हो गया, मीन्स 22 बच्चे घर अंदर में हैं क्लास के और एक बच्चा डोर से ऐसे सर निकाल के तुम्हारा पढ़ता है क्या, कि 0.6 उसका काउंट किए। क्या किसी क्लास का स्ट्रेंथ ये हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या ये किसी क्लास का स्ट्रेंथ हो सकता है 22.6? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ ए बैच, स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रुप, जो भी क्लास का स्ट्रेंथ अगर हम लोग बोलते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लास का स्ट्रेंथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होगा। मतलब अगर 1 है तो 1 के बाद क्लास, अगर किसी क्लास में 1 स्टूडेंट है तो नेक्स्ट जो अगर स्ट्रेंथ का वैल्यू नेक्स्ट हो सकता है तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इन दो के बीच में नहीं हो सकता कुछ भी। 4 के बाद 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास कैन बी एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी इनमें से हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, कंटिन्यूअसली कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा, अलग अलग वैल्यूज हैं ये, और इन्हीं वैल्यूज में से कोई ना कोई होना है स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऐसा क्वांटिटी है, या बोलें कि नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया तो कुछ भी तो होगा भाई, 100 होगा, 101 होगा, या 500 होगा, या 502, 3 होगा, पॉइंट में तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा भाई। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी, ध्यान से समझना, किसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका वैल्यू पहले से डिफाइंड, प्री डिफाइंड वैल्यूज में से ही कोई ना कोई हो, कॉन्टिन्यूसली कुछ भी नहीं हो, प्री डिफाइंड डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऐसी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन उसका नहीं होगा। चाहे ये, चाहे नेक्स्ट ये, चाहे नेक्स्ट ये हो सकता है, चाहे नेक्स्ट ये हो सकता है, इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू होना है। ऐसा क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू सर्टेन प्री डिफाइंड वैल्यूज में से ही कोई ना कोई हो, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब उसके क्वांटिटी का स्टेप वाइज डिवीजन है, उसका वैल्यू इन्हीं स्टेप्स में से किसी न किसी के होने हैं, इक्वल होने हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया, ये सब क्या है भाई, तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का। आपको एक और बात आपने सुना होगा शायद, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो केमिस्ट्री में, पढ़ा है भाई, एटम के बारे में जानते हैं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ एक फेमस है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनका एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। सुना है? एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है nth ऑर्बिट में। जब nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होता है H/2π, सेकेंड ऑर्बिट में होगा 2H/2π, थर्ड ऑर्बिट में होगा 3H/2π। बोलो भाई, ये सुना है एंगुलर मोमेंटम? बोलो भाई। यस सर। ये सुना हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि
इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा या 2h/2π होगा या 3h/2π होगा या 4h/2π होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुमने एक सेंटेंस भी सुना होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड ऐसा बोला गया है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि उसका क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम भी कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होगा, सर्टेन प्री डिफाइंड वैल्यूज में से ही कोई ना कोई होना है। चाहे h/2π हो, चाहे 2h/2π हो या 3h/2π हो या 4h/2π हो या 5h/2π हो, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं हो सकता। ये होगा चाहे ये होगा, h/2π चाहे 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π, 6h/2π, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होना है। बोलो भाई, क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सिमिलरली देखो, ऐसा ही प्रॉपर्टी क्या चार्ज में नहीं है? चार्ज में भी है। देखो भाई, कोई भी चार्ज पूरे यूनिवर्स में, कोई भी चार्ज पूरे यूनिवर्स में बना है किससे भाई? तो बना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है भाई। रबिंग किया, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जिसमें गया वो नेगेटिव, जिसमें से आया वो पॉजिटिव। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो जब भी भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने या 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने या 3 हो या 4 हो या 5 हो, अगर n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना वैल्यू का होता है भाई? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भैया ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतने ही वैल्यू का होता है नेगेटिव में। तो जब भी चार्ज होगा तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है, वैसा ही चार्ज का वैल्यू हो सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है तो 2e होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है 3e होगा, 4 के ट्रांसफर से बना होगा 4e होगा। मीन्स ये e होगा, चाहे 2e होगा, चाहे 3e होगा, चाहे 4e होगा, चाहे 5e होगा, चाहे 6e होगा, चाहे 7e होगा, चाहे 8e होगा, 9e होगा, 10e होगा। इसी तरह से ये डिस्क्रीट वैल्यूज ही तो हुए, ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज ही तो हुए। ये मतलब क्या हुआ कि ये होगा चाहे ये होगा। मीन्स चार्ज का वैल्यू कैन बी एनीथिंग बट फ्रॉम दीज वैल्यूज ओनली। मीन्स स्टेप वाइज डिवीजन हुए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू चार्ज के होंगे। इसलिए चार्ज के बारे में अगर बोला जाए कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो बिल्कुल ठीक है भाई। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिकॉज चार्ज कैनॉट टेक एनी वैल्यू। ये कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता भाई, ये कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। ये वही वैल्यू ले सकता है, इनमें से ही कोई वैल्यू ले सकता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसलिए आपके बुक में लिखा रहेगा या हो सकता है स्कूल में बता दिया जाएगा भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज चार्ज एग्जिस्ट इन दिस फॉर्मेट। चार्ज इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स इट कैन बी एनीथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1e हो, 2e हो, 3e हो। समझ में आया क्या? समझ में आ गया भाई? यस सर। मयंक बोलो भाई। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, मैं अभी लिखवा भी दूंगा, आपको भी समझाया मैंने कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका स्टेप वाइज डिवीजन हुआ हो, जो कि स्टेप वाइज में ही, मैं चलो लिखवा देता हूँ, आप लिखो। एनी क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में एक्सप्लेनेशन के लिए लिखो, एनी क्वांटिटी इज said to be quantized if its magnitude can be anyone from certain predefined discrete values
it should not vary continuously, ये कंटिन्यूसली वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसे क्वांटिटी का अगर हम लोग ग्राफ दिखाएं, मान लो चार्ज दिखाना चाहते हैं, चार्ज का वैल्यू अगर हम लोग लिखें, ऐसे लिखें Q, चाहे ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, E चार्ज हो या 2E हो, 3E हो या 4E हो या 5E हो या 6E हो एंड सो ऑन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो। चार्ज हमारा हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मीन्स ये n टाइम्स ही होगा, n टाइम्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, तो ये होगा, ऐसा ही इसमें होना है। तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। लिख लिया यहां तक? कभी भी ऐसा कोई चार्ज हो ही नहीं सकता जो कि फ्रैक्शन में ट्रांसफर हो। देखो, जब भी कोई बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही है मिनिमम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग चार्ज। इससे छोटा चार्ज ही नहीं होता जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से स्मॉलर चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला नहीं होता। इसलिए जब भी ट्रांसफर होगा किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 होगा या 1 होगा या 4 होगा, जो भी होगा n टाइम्स होगा। फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए चार्ज जब भी बनेगा तो इस फॉर्मेट में बनेगा, और इस फॉर्मेट में बनने का मतलब है कि चार्ज कैन बी एनी ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड डिस्क्रीट वैल्यूज। तो प्री डिफाइंड डिस्क्रीट वैल्यूज में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है, अब जरा देखो इसमें, तो सर ये n पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ इंटीजर है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ ऑलरेडी अलग से लिख ही दिया है। अब देखो इसमें एक और बात समझने हैं भाई, ये तो मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एनी क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड इफ इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी एनी वन फ्रॉम सर्टेन प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड डिस्क्रीट वैल्यूज में से ही कोई ना कोई हो। अब इनमें जो गैप होता है, ध्यान देना, ये जो गैप है ना, कोई एक वैल्यू और उसका नेक्स्ट वैल्यू, कोई एक वैल्यू और वेरी नेक्स्ट वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं इनमें जो गैप है, ये एक कोई वैल्यू है उसका नेक्स्ट वैल्यू फिर नेक्स्ट वैल्यू, इनके बीच के गैप को बोलते हैं क्वांटा। ये बहुत कम बुक में बताए गए हैं, इसलिए कम ही टीचर बताते हैं क्या भाई, कि इसके गैप को बोलते हैं क्वांटा। एक बार बहुत पहले एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ गया था भाई, क्या कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड होता है ना तो सर्टेन क्वांटा से क्वांटाइज्ड होता है। अरे कोई क्वांटाइज्ड होता है, लिखने वाला काम अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो गैप है इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। तो चार्ज क्वांटाइज है, लेकिन कितने क्वांटा से? क्वेश्चन में आ गया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाई क्वांटा इक्वल टू, ऑप्शन में दे दिया गया क्या भाई, तो 1 से। कितने क्वांटा से क्वांटाइज्ड था भाई, तो E से, h/2 पाई से। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे। तो कई लोगों ने ना 1 लिख दिया था कि एक वैल्यू होता है फिर नेक्स्ट वैल्यू होता है 2E 3E 4E, तो 1 लिख के बहुत सारे बच्चों ने ये 1 टिक कर दिया था। भैया गैप ये है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये गैप है, इसलिए इससे क्वांटा, यही क्वांटा है इसका, तो गैप को बोलते हैं क्वांटा। क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो एक वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये कितने गैप में है, तो ये गैप को बोलते हैं क्वांटा। तो ये क्वांटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, E मिलेगा ना, 2E में से E सब्ट्रैक्ट करेंगे E मिलेगा, मीन्स गैप इन, फिर और E और आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट मिलेगा, फिर E और आगे तो नेक्स्ट मिलेगा, इसलिए गैप इज E, तो क्वांटा इज E, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाई E, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाई E। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो क्वांटाइज्ड है किससे, h/2 पाई से। वो किससे क्वांटाइज है, h/2 पाई से। अभी एग्जांपल बताया था ना भाई, एंगुलर मोमेंटम चाहे h/2 पाई होता है या नेक्स्ट वैल्यू 2h/2 पाई या नेक्स्ट है 3h/2 पाई, तो गैप कितना हुआ, h/2 पाई। तो इतने क्वांटा से क्वांटाइज है एंगुलर मोमेंटम। चार्ज क्वांटाइज है E से।
हाँ बोलो। हाँ, गैप को क्वांटा बोलते हैं। जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ हैं, जो लगातार जो चल रहे हैं इसमें वैल्यूज, इनमें कंसेक्यूटिव बीच में जो वैल्यू हैं, एक वैल्यू और नेक्स्ट के बीच के गैप है, ये गैप छोटा होगा अगर तो समझेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी से क्वांटाइज्ड है, ये होगा, उसके बाद छोटा सा और ज़्यादा, छोटा सा और ज़्यादा, छोटा सा और ज़्यादा, ऐसे। तो क्वांटा का मतलब है कि एक स्टेप और दूसरे नेक्स्ट स्टेप में कितना बड़ा जंप है, कितना बड़ा जंप है, कितने बड़े स्टेप्स में है। तो कितने क्वांटा से क्वांटाइज्ड है, मतलब कितने बड़े गैप से क्वांटाइज्ड है, मतलब एक वैल्यू और वेरी नेक्स्ट वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आपने जो लिखा सेंटेंस, जो स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था भाई कि चार्ज इज क्वांटाइज, आपने लिखा था ना कि चार्ज इज क्वांटाइज। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, उसी में आगे लिख दो, आपने लिखा चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाई, चाहे विद क्वांटा इक्वल टू गैप इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इज इक्वल टू ई। इस क्वांटा से क्वांटाइज्ड है। कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड अगर होता है तो सर्टेन गैप से होता है, और वो होता है कंसेक्यूटिव वैल्यूज में डिफरेंस। वो भी एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, क्वांटा इज इक्वल टू गैप बिटवीन two consecutive values of the considered quantity। जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम of revolving electron angular momentum of revolving electron in atom is also quantized। is also quantized with quanta equal to gap is equal to h upon 2 pi। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में जो होता है वो nh अपॉन 2 पाई होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में 11th क्लास में, और अगर नहीं पढ़ा है भाई तो चैप्टर 12 में पढ़ोगे 12th क्लास के फिजिक्स में, तो चैप्टर 12 में आएगा ये। बोलो भाई, लिख लिए? स्निग्धा क्लियर है? स्नेहा बोलो। तो ठीक है भाई, हम लोग क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ में आया, ठीक है, क्वांटाइज्ड बोला इसलिए। एक और अब प्रॉपर्टी लिखा जाए नेक्स्ट, तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं भाई। लिखो नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली invariant, relativistically invariant। कई बुक में मिलेगा तुम्हें कि चार्ज इज इनवेरिएंट, खाली इतना ही लिख दिया जाएगा।
कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ये अंडरस्टूड है। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ? रिलेटिविस्टिकली का मतलब है, देखो भाई इसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि रिलेटिविस्टिकली किसको बोल रहे हैं। तो 3 तरह के फिजिक्स होते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, ऐसा समझते हैं हम लोग, 3 तरह का समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में, अप्रॉक्सीमेट फिजिक्स। एक रिलेटिविस्टिक फिजिक्स होता है। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स डेवलप करने का कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज़्यादा है वो है आइंस्टीन साहब का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने बताए थे। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का मतलब है हाई स्पीड फिजिक्स, ऐसा भी समझ सकते हो। और ये क्या है? ये लो स्पीड है, ये लो स्पीड फिजिक्स है। रॉकेट जा रहा है, बस जा रही है, ठीक है, कार है, इंसान जा रहा है, भाई बॉम्ब फेंका यूक्रेन में, वो जा रहा है। तो जो भी जा रहा है, जो भी मोशन देख रहे हैं हम लोग, ये सब लो स्पीड, स्मॉल स्पीड मोशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग स्मॉल स्पीड का ही फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना वैसे पढ़ते हैं जो कि स्मॉल स्पीड वाला है। रॉकेट जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो भैया ये सब स्मॉल स्पीड है। हाई स्पीड फिजिक्स मतलब 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो इतना जब हाई स्पीड फिजिक्स होता है ना, तो इन सब में जो इतने हाई स्पीड पे जो पार्टिकल्स चल रहे हों, मूव कर रहे हों, ऐसे कंडीशन में तुम क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट लगाओगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। ऐसे हाई स्पीड फिजिक्स के लिए आइंस्टीन साहब ने रिलेटिविस्टिक फिजिक्स डेवलप किया, बताया कि हाई स्पीड पे क्या होता है। उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए थे, तो जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन हाई स्पीड रिलेटिविस्टिक फिजिक्स मतलब स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब हाई स्पीड कर देने से वो वेरी नहीं करता। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब हो गया, दैट इज चार्ज इज, लिख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज्ड बॉडी। मतलब समझा जाए, और अगर एग्जाम्पल दूं तो ये पेन है, मान लो इस पेन में चार्ज है 10E, इस पेन का चार्ज है मान लो 10E। अगर इसका मास है मान लो 10 ग्राम, मास 10 ग्राम और चार्ज 10E, मान सकते हैं भाई इस पेन का मास है 10 ग्राम, मान लो दोनों एक ही वैल्यू ले लेते हैं, 10 ग्राम और चार्ज है 10E, ठीक है। अब इस चार्ज को यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखा हुआ है, इस पे चार्ज ये, मास ये। अब क्या किया, पेन को पॉकेट में रखा और एरोप्लेन में बैठ गए, जा रहे हैं 500 किलोमीटर पर आवर से या 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। तो भैया जा रहे हैं तो इसका मास क्या होगा? 10 ग्राम ही रहेगा या बढ़ जाएगा? चार्ज क्या होगा? 10 ही होगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर इस पर हम लोग एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने वाले साइंटिस्ट करके और कंक्लूजन बता के जा चुके, आपको पढ़ने हैं। 10 ग्राम का है तो जब आप इसको हाई स्पीड, थोड़ा स्पीड देंगे तो इसका मास वेरी करेगा। इसका मास फिर एरोप्लेन में बैठे हुए हो तो 10 ग्राम नहीं है, इसका मास 10 ग्राम से बढ़ चुका है भाई। और ये फैक्ट है, आइंस्टीन साहब ने पहले बता गए हैं, ये फैक्ट है कि इसका मास क्या होगा भाई, तो मास चेंज हो जाएगा। और आपने इस फार्मूला का नाम भी सुना होगा या फार्मूला देखा भी होगा, m = m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c², अगर सुना हो तो। ये फार्मूला सुना है? ये फार्मूला होता है
मास वेरिएशन विद स्पीड, मतलब v स्पीड पे ये मास है, 0 स्पीड पे ये मास, इसको रेस्ट मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। अगर v स्पीड दे दोगे इस पेन को तो कितना मास होगा, तो यहाँ पे v वैल्यू डालो भाई, कितने स्पीड से, ये है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। और हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, वो स्पीड क्या होता है, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकंड, बहुत बड़ा स्पीड हो गया 200 मीटर पर सेकंड ही। तो सोचो 200 मीटर पर सेकंड यहाँ डालोगे और यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है भैया, तुम सोच लो ये क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे 100 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 3 × 10⁸ है, उसका स्क्वायर करोगे, यानी 3 का पावर 16 हो जाएगा इधर। तो ये वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 जैसा है, इसलिए मास क्या रह जाता है, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, √1 1 रह जाएगा, इसलिए मास m0 रह जाएगा। मतलब स्मॉल जो स्पीड हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जिस स्पीड की बात करते हैं, उस स्पीड पे अगर ये 100 या 1000 मीटर पर सेकंड भी है तो 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो ये ऑलमोस्ट 0 है और ये 1 हो गया, रूट लगाएंगे तो 1 ही रह गया, मीन्स mv = m0। v स्पीड पे कार जा रहा हो तो कार का उतना ही मास होगा जितना वो रेस्ट में था तब है, ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही नहीं रहेगा, ठीक है, मास में वेरिएशन होता है। इसलिए जो 10 ग्राम था पेन का मास, इसमें हम लोग एरोप्लेन का स्पीड डालें, स्पीड ऑफ लाइट डालें, तो ये मास बढ़ करके 10.00000000 खूब 0 लिखेंगे, 3 घंटे तक 0 लिखेंगे तब जाके 1, इतना बढ़ के हो गया है जो आप किसी भी सेंसिटिव डिवाइस से मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइंस्टीन साहब का कहना था कि स्पीड वेरिएशन तो ये होता है, वो वेरिएशन इतना कम होता है कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में इस वेरिएशन को इग्नोर करते हैं और मास इज ट्रीटेड कांस्टेंट। हम लोग कार का रेस्ट में है तब स्पीड, और ज़्यादा चला गया तब स्पीड, ज़्यादा स्पीड में है तब, सबका मास सेम ही समझते हैं, मैन का मास सेम ही समझते हैं भाई, ऐसा नहीं कि स्पीड के साथ वेरी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये मास का वेरिएशन विद स्पीड होता है, मास वेरीज विद स्पीड, मास तो भाई स्पीड के साथ वेरी करेगा, बट चार्ज इज इनवेरिएंट रिलेटिविस्टिकली। मतलब इस पेन का चार्ज अगर 10e था तो स्पीड होने पे भी 10e ही रहेगा। मास में वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बट चार्ज विल रिमेन स्टेशन, चार्ज विल रिमेन इनवेरिएंट, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। आप सोचेंगे इतना हाई स्पीड पे जाएगा तो एयर फ्रिक्शन से इसमें चार्ज चेंज हो जाएगा, तो भैया चार्ज चेंज हो रहा है वो फ्रिक्शन से हो रहा है, वो स्पीड के चलते नहीं हो रहा। आप वैक्यूम में लेके जाओ तो फेनोमेना अलग है, चार्ज अगर किसी में चेंज हो सकता है, फ्रिक्शन से हो सकता है, इंडक्शन से हो सकता है, कंडक्शन से होता है, दूसरे मेथड से हो सकता है, बट स्पीड से वेरी हो जाए ऐसा नहीं होता। तो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इनवेरिएंट है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, बट मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, लिख सकते हो। चार्ज हमारा वेरिएंट है। और चार्ज का वेरिएशन नहीं होता, बट मास वेरिएशन का है हमारे पास फॉर्मूला भी। तो ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि भाई 3 तरह का फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स भी होता है। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का मतलब है हाई स्पीड फिजिक्स डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, और ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट मास वाला ये जानना है, ये आपको सिलेबस में है, मतलब बोला जाता है, खाली ये फॉर्मूला जानना है, इसका डेरिवेशन नहीं जानना है, फॉर्मूला जानना है। मास वेरीज विद स्पीड, v स्पीड पे क्या मास होगा, जो 0 स्पीड पे मास था वो, और ये, ठीक है, मास वेरिएशन का फॉर्मूला है ये। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई ऑनलाइन वाले, सबको क्लियर है? यस सर। चलो क्लियर है तो अब फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मीनिंग समझ में आ गया। रिलेटिविस्टिकली मतलब स्पीड वाइज,
विद स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट मतलब डज नॉट चेंजेज विद स्पीड। चलो ये बात समझ गए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत कॉमन है लेकिन कन्फ्यूज़न भी है, आप चाहोगे तो अपने फ्रेंड को भी कंफ्यूज कर सकते हो। भाई नेक्स्ट पॉइंट जो भी है नंबर, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको भी लिखा जाए और इसको समझा जाए। इसके समझने में भी बहुत सारा क्लू पॉइंट है भाई, इसको समझने में भी थोड़ी सी क्लू पॉइंट है, उसको पकड़ना होगा। चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब हुआ, ये क्या हो गया चार्ज इज कंजर्व्ड? तो सबसे पहले तो ये आप समझे कि चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है। यहां पे देखो, आपको बिल्कुल लॉजिकली आप समझो, चार्ज इज कंजर्व्ड ऐसे रटने वाली बात नहीं है। और रटने के लिए लोग सेंटेंस भी याद रख लेते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड दैट इज चार्ज कैन, आप लिखना मत अभी इसको, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, यही आपने याद भी किया होगा, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ऐसा आप लोग याद कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसकी समझ रखनी है भाई। तो देखो सबसे पहली बात तो ये हम लोग समझें कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ये क्या सेंटेंस ऐसे ही याद रखना है क्या? तो आप याद रखने को तो याद रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लॉजिकली समझेंगे तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, समझा जाए इस बात को। सबसे पहले मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ये एक मान लो बाउंड्री है, बाउंड्री किसी सिस्टम का, कोई एक बाउंड्री के अंदर होता है सिस्टम और बाहर समझते हैं सराउंडिंग मान लो। ठीक है भाई, सराउंडिंग है और इधर हमारा सिस्टम है, एक बाउंड्री है। इस सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट कर सकते हैं अगर एनर्जी ट्रांसफ़र ना अलाउड हो, कोई एनर्जी ना बाहर जाए ना अंदर आए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि दिस सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड मतलब नो एनर्जी ट्रांसफ़र। अच्छा भाई, अगर इसके थ्रू मान लो चार्ज ट्रांसफ़र अलाउड ना हो, चार्ज ना अंदर जाए ना अंदर से बाहर जाए, चार्ज ट्रांसफ़र अगर अलाउड ना हो तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो, नो एनर्जी ट्रांसफ़र, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? थर्मली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब समझते हो ना भाई? मैंने बताया इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कोई चार्ज ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि भैया ये क्लासरूम है, एक डोर है ये जहाँ से स्टूडेंट आ सकते हैं जा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हों, ठीक, कुछ स्टूडेंट है, मान लो 10, ये डोर बंद कर दें ये 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए ये डोर क्लोज्ड, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, वो 10 ही रहेंगे ना, बदल तो नहीं जाएंगे। कब तक? कब तक? जब तक ये डोर बंद है तब तक, मतलब जब तक ये सराउंडिंग से आइसोलेटेड है। डोर बंद करना मतलब क्या? अलाउ नहीं करेंगे, ना स्टूडेंट आएगा ना स्टूडेंट जाएगा, यही हुआ ना मतलब। बाकी तो इधर वाल है, ये पूरा वाल है, ये इतना बस डोर है। अब डोर तुमने बंद कर दिया मीन्स इसको आइसोलेट कर दिया, कोई स्टूडेंट आएगा जाएगा नहीं। तो उस कंडीशन में जब तक ये आइसोलेटेड है तब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स्ड, कांस्टेंट। अब डोर खोल दिया तो भैया कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई पानी पीने जा सकता है, कोई ऐसे आ सकता है। इट मीन्स आइसोलेशन डिस्टर्ब अगर हो गया, आइसोलेशन को ख़त्म कर दिया तुमने, डोर खोल दिया, तो कोई गारंटी नहीं कि 10 के 10 रहेंगे। लेकिन जब तक आइसोलेशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी फिक्स्ड। उसी तरह से जब तक ये सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, जब तक सिस्टम सराउंडिंग से क्या है? आइसोलेटेड है, तब तक इसका जो भी नेट चार्ज है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब यही स्फीयर था
मान लो एक स्फीयर है, आप यहाँ पे चार्ज ला रहे हो, कोई चार्ज यहाँ लाए, भैया इसको टच नहीं कराए तो इसका तो आइसोलेशन अब भी मेंटेन्ड है। ये आइसोलेटेड है, ध्यान देना सारे लोग, ये आइसोलेटेड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इधर से चार्ज नहीं जाएगा, एयर से नहीं जाएगा और ये टच नहीं होने देंगे। जब तक टच नहीं हो रहा है तब तक ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है कि नहीं है। अब ये पॉजिटिव आया तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए, इधर हमारा डिफिशियंसी हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो इधर माइनस क्यू डेवलप हो गया, इधर प्लस क्यू। नेट चार्ज तो अब भी जीरो है, पहले भी जीरो था। नेट चार्ज, इसका चार्ज चेंज नहीं हो सकता, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब क्लास में 10 लोग ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने बोला कि भाई उधर का खाली कर दो, उधर जो है कभी भी वो बेंच टूट सकते हैं, तो सब इधर आ गए, एक तरफ आ गए। फिर बोला कि भाई फ्रंट में आ जाओ, फिर बोला बैक में चले जाओ, तो ये क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट नेट विल रिमेन सेम। 10 है तो 10 ही रहेगा, बोलो भाई। इसलिए अगर किसी बॉडी में नेट चार्ज जीरो है तो वो जीरो रहेगा नेट चार्ज। नेट चार्ज जीरो है तो नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। कब तक? जब तक ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तब तक। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मतलब नो चार्ज ट्रांसफर। तो जब तक आइसोलेट, अब वायर यहाँ कनेक्ट कर दोगे और तब भी बोलोगे कि अच्छा जीरो था तो नेट जीरो ही रहे, तो वो गारंटी खत्म। आइसोलेशन तुमने डिस्टर्ब कर दिया, जैसे ही तुम आइसोलेशन डिस्टर्ब करोगे गारंटी खत्म हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस अब हम मैं बोलूं तो आप उसको लॉजिकली समझ जाओगे कि अब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि फॉर एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है भाई। जब तक आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है सिस्टम तो नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। जितना है उतना ही रहेगा। अगर नेट जीरो है तो जीरो रहेगा, और अगर नेट 2e है तो नेट 2e ही रहेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, यहाँ पॉजिटिव लाए, ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर लिया, इधर से पॉजिटिव लाओगे नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर लेगा, इधर पॉजिटिव हो जाए, तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं। इसी के अंदर सिस्टम के अंदर ही इधर उधर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, बट नेट चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आइसोलेटेड है तब तक। इसलिए अब मैं लिखने जा रहा हूँ जो मेन सेंटेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, मेन सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, और यहां ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकली, क्योंकि आइसोलेटेड का यहाँ मतलब इस चैप्टर में मतलब यही है इलेक्ट्रिकली से। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज, और चार्ज का मतलब भी है नेट चार्ज, चार्ज का मतलब है नेट चार्ज। रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, मतलब कंजर्व्ड रहेगा, उतना ही का उतना ही रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा। ये है मेन सेंटेंस, और इसको हजम होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है ये? फॉर एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, तो कई बुक में इलेक्ट्रिकली नहीं लिखा जाएगा, खाली आइसोलेटेड लिख दिया जाए, समझना वही है, इलेक्ट्रिकली लिख दिया जाएगा। सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व, चार्ज लिख तो दिया बुक वाले ने, लेकिन समझना क्या है, नेट चार्ज। इसलिए ये अंडरस्टूड है, ये क्या है, अंडरस्टूड है। लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये साथ में लगा हुआ ही समझा जाए। ठीक है, कई बुक इसको लिखते हैं, कई बुक नहीं भी लिखते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल में टीचर ना लिखें, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सबसे मीनिंगफुल और मेन सेंटेंस ये है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सेंटेंस की, जो आप बहुत याद करते हैं और उसी से याद करके काम चलाने का कोशिश बच्चे करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझा जाए। अगेन मैं लिख रहा हूँ, देखो
नेट को लिख रहा हूँ मैं अगेन ऐसे, मतलब ये ऑप्शनल है, लिखा जाए या ना लिखा जाए, समझा जाए। नेट चार्ज लिखना मत। अभी आपने याद किया था चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चार्ज का मतलब क्या? नेट चार्ज। नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड it can only be transferred, it can only be transferred within the, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, within the universe because the entire universe is supposed to be electrically isolated. अब देखो ध्यान से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो भी अंडरलाइन किया पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। जो भी मैंने अंडरलाइन किए वो दिखे या ना दिखे समझना है। बोला यह जाता है, बोल देते हैं लोग, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ये सुना होगा, ठीक है। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चलो इस चीज़ को हजम करते हैं। ये सेंटेंस मेन सेंटेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, और ये मेन सेंटेंस नहीं है। अभी आपको हजम हो जाएगा क्यों ये मेन नहीं है। चलो देखो, मैं अगर बोलूं कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो भाई चार्ज कंजर्व्ड होगा, वो तो सबको मानते हैं कि जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है मतलब चार्ज ट्रांसफर तुमने अलाउ ही नहीं किया भाई। अब जब चार्ज ट्रांसफर अलाउ ही नहीं किया तो इसमें जो भी नेट था वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं चेंज हो सकता? नेट चार्ज। क्या नहीं चेंज हो सकता? नेट चार्ज नहीं चेंज हो सकता। ठीक है भाई। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल मान लो, हम लोग देखना चाहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड से ही है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल। दो स्फेयर आपस में कनेक्टेड हैं, तो क्या ये स्फेयर ए आइसोलेटेड है इलेक्ट्रिकली? तो स्फेयर ए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है, ये बी से कनेक्टेड है। बी से इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन बी में जा सकता है। सो ये वाला जो है सिस्टम ए वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है। अच्छा भाई बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है या नहीं है? बी, तो बी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि ए में से इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए कहीं निकल जाए, वो भी आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है भाई। अब आप ये बताओ ए प्लस बी टेकन टुगेदर ये आइसोलेटेड है कि नहीं? यस सर। तो ये तो आइसोलेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आइसोलेटेड है। इट मीन्स ये हुआ कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में अब कोई हम लोग यहाँ पे रॉड लाएं तो भैया ये अट्रैक्ट करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, ये न्यूट्रल रहे चाहे चार्ज रहे, जो भी होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इस सिस्टम का नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता। अगर नेट जीरो था तो नेट जीरो रहेगा। किसका? इस वाले सिस्टम का, टू स्फेयर सिस्टम का। लेकिन इसका बोलो ए का, ए पहले न्यूट्रल था, अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया भाई, चार्ज चेंज हो गया इसका। बोर्ड पे ध्यान दो, छोड़ो अभी फालतू चीज छोड़ो। ए की बात करें तो क्या ए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड था? नहीं था, नहीं था ना। ए तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं था। जब यहाँ चार्ज बॉडी लाए तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाया, इधर इलेक्ट्रॉन आया, उधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है।
अब ये ए की बात करें तो ए इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं था, बी से आना जाना हो सकता था इलेक्ट्रॉन का, दोनों कनेक्टेड थे, तो ए आइसोलेटेड नहीं था, इसलिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ आ गए और यहाँ पे ये चार्ज हो गया, इसका चार्ज चेंज हो गया। ए का नेट चार्ज जो 0 था वो चार्ज चेंज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि ए आइसोलेटेड नहीं था, आइसोलेटेड नहीं था तो उसका कोई गारंटी नहीं है फिक्स रहने का, उसका चार्ज चेंज हो गया। बी, तो भैया बी भी पहले तो न्यूट्रल था लेकिन अब निगेटिवली चार्ज हो गया। कैसे? क्योंकि ये ए से कनेक्टेड था, आइसोलेटेड नहीं था, इसका भी चार्ज चेंज हो गया। लेकिन ए प्लस बी का क्या चेंज हो गया? ए प्लस बी का तो नहीं चेंज हुआ। पहले भी नेट 0 था, अब भी नेट 0, यहाँ -2 कूलम आया है तो इधर +2 कूलम आया है, नेट तो अब भी 0 ही है। किसके लिए? ये ब्लू वाला जो 2 स्फीयर सिस्टम है इसके लिए। इसलिए जब भी देखना है तो भैया आइसोलेटेड सिस्टम का बाउंड्री पहले ड्रॉ करो, जिस बाउंड्री के थ्रू यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र अलाउड ना हो वो हमारा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है। और इसमें जितने भी चार्जेज हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी चार्जेज हो जाएं इनमें आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन इधर से उधर हो सकता है, बट नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का नहीं चेंज हो सकता। ये जो बाउंड्री था ये आइसोलेटेड नहीं था, इधर उधर हुआ, चार्ज चेंज हुआ, लेकिन ये बाउंड्री के थ्रू कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ये आइसोलेटेड है और इसके नेट चार्ज, इसके अंदर का नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड का एग्जांपल अकेला स्फीयर है तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे ये भी आइसोलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ भी ले आओ तुम, इस पे नेट चार्ज अगर हमारा जितना है उतना ही रहेगा, टच नहीं कराए हैं उतने का उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज शिफ्टिंग हो जाएंगे, बट नेट प्रोड्यूस नहीं होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, चलो सबको क्लियर है तो एक और एग्जाम्पल अब बता रहा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आइसोलेटेड चार्ज का वो है एंटायर यूनिवर्स। बताओ भाई एंटायर यूनिवर्स आइसोलेटेड है कि नहीं? जितना बड़ा आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, जो इमेजिन कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम समझ सकते हैं कि नहीं? उसके आगे कुछ है ही नहीं, किससे लेगा किसको देगा, किससे लेगा किसको देगा। पूरा अगर यूनिवर्स को एक सिस्टम समझें, पूरे यूनिवर्स को अगर यस एक सिस्टम समझा जाए तो डेट कैन बी ट्रीटेड इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं? यस। जब पूरे को हम लोगों ने ले ही लिया सिस्टम में तो वो इलेक्ट्रिकली क्या है? आइसोलेटेड है। और जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ये यूनिवर्स तो इसका नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता। नेट चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, नेट नहीं चेंज होगा। क्लियर है? कहाँ का नेट चेंज नहीं होगा? पूरे यूनिवर्स का। अब उसी यूनिवर्स में ये एक पेन है और ये एक बोर्ड है, मैंने किया रबिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यूनिवर्स आइसोलेटेड है, उसी यूनिवर्स में एक पेन है और ये बोर्ड भी है, हमने इसको रबिंग किया, जैसे रबिंग किया और रब करने से क्या हुआ? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेन में आ गए, -5 ही हो गया। इधर से 5 निकले हैं, +5 ही हो गया। क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड था? पेन सिस्टम आइसोलेटेड था? नहीं था। रबिंग किया तुमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसका चार्ज 0 था पहले, नेट -5 ही हो गया। ठीक है भाई? तो भाई इसका आइसोलेशन डिस्टर्ब किया तभी तो हुआ है चेंज। इस पे भी तुमने इसके बाउंड्री के पास आके तुमने चार्ज ट्रांसफर, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ले लिए, तो भैया इसका भी आइसोलेशन डिस्टर्ब किया, इसका भी चार्ज चेंज हो गया। चलो भाई, इधर 5 ही हो गया और इधर हमारा पेन पे -5 ही हो गया। अच्छा भाई ठीक है, इसके लिए चेंज हो गया 0 से -5 ही, इसके लिए चेंज हो गया 0 से +5 ही। क्या पूरे यूनिवर्स में भी कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुए? क्या पूरे यूनिवर्स में कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुए? क्या जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ उतना नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, +5 भी प्रोड्यूस हुआ, -5 भी प्रोड्यूस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन, हज़ारों इलेक्ट्रॉन में से 5 निकल के इसमें आ गए, पहले भी यूनिवर्स में ही थे, अब भी यूनिवर्स में ही है। तो पूरा यूनिवर्स जो आइसोलेटेड था, उस पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि चार्ज देखो प्रोड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अरे भैया, चार्ज जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ उतना ही नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। नेट चार्ज क्या प्रोड्यूस हुआ? 0। नेट चार्ज क्या प्रोड्यूस हुआ?
मीन्स पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज तो नहीं चेंज हो गया, नहीं हुआ ना चेंज, ध्यान देना भाई। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अब जरा ध्यान देना, अब मेन सेंटेंस, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आप कंफ्यूज कर सकते हो लोगों को, आपको कंफ्यूजन नहीं रखने हैं। क्या भाई? तो सिंस एंटायर यूनिवर्स इज एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, हेंस नेट चार्ज इन द यूनिवर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। यूनिवर्स में एक बॉडी है, दूसरे बॉडी ने रबिंग किया, किसी को +5 मिल गया, किसी को -5 मिल गया, वो है ट्रांसफर हो सकते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं विद इन द यूनिवर्स, विद इन द यूनिवर्स इधर उधर कर सकते हैं, बट नेट विल नॉट चेंज। ठीक है, क्यों नहीं चेंज? क्योंकि यूनिवर्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ठीक है, अब जरा देखो इस सेंटेंस पे मैंने क्या गलत लिखा, इसमें कोई गलत नहीं लिखा। नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विद इन द यूनिवर्स। क्यों भाई? बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। तो ये सेंटेंस उसी का तो एक एग्जाम्पल हो गया, ऊपर वाले का एग्जाम्पल हुआ ना। ये तो सारे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये वैलिड है, ये तो एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स की बात हो रही है, इसमें ध्यान देना, ये तो पूरे यूनिवर्स की बात खाली हो रही है। ये है हमारा कोई भी सिस्टम, कैसा भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, उसका एक एग्जाम्पल ही तो है ये। ठीक है, तो मेन कौन हुआ? ये कि ये फर्स्ट वाला मेन है या सेकंड वाला मेन है? फर्स्ट वाला ही तो मेन है ना, फर्स्ट वाला ही मेन है ना। कोई भी यूनिवर्स, क्या कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये वैलिड होगा। अब आइसोलेटेड से एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 स्फीयर सिस्टम, 3 स्फीयर सिस्टम, यूनिवर्स, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के स्टेटमेंट जो है ये मेन स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मेन स्टेटमेंट ये है, फॉर एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। क्लियर है? अब देखो ये यूनिवर्स वाला बात क्यों नहीं बोलते हैं, ये अंडरस्टूड क्या, तो ये भी जरा समझ लिया जाए। देखो भाई, बोलते हैं हम लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? पेरेंट्स सिखाए हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने कभी पूछा कि कहाँ? कभी तो पूछा नहीं कि कहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए इस अर्थ पे, या मून पे जाके झूठ बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोला। तो अंडरस्टूड है, कुछ चीज़ें क्या होती है अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? भैया इसी ज़मीन पे आए हो, अर्थ पे आए हो, अर्थ पे रहोगे, कुछ दिन बिताओगे, अर्थ से एक दिन निकल जाओगे। तो जो बात बोला जा रहा है कि झूठ बोलना पाप है या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो ऑब्वियसली अर्थ पे रहते हुए अर्थ के लिए ही बोला जा रहा है, अर्थ पे रहने वाले के लिए बोला जा रहा है, इंसानों के लिए बोला जा रहा है। आपने ये भी नहीं पूछा कि अच्छा ये इंसान के लिए वैलिड है या कुत्ते के लिए वैलिड है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? अंडरस्टूड है, अरे आप ही के लिए बोला जा रहा है, अर्थ पर के लिए बोला। ये थोड़ी ना बाद में बोला जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑन अर्थ, ऐसा बोला जाएगा क्या? ऑन अर्थ ऐसा नहीं बोला जाएगा, अंडरस्टूड है। वैसे ही यूनिवर्स के बारे में, भैया यूनिवर्स में ही आए हो, यूनिवर्स से ही जाओगे, तो बार बार बोलना थोड़ी कि यूनिवर्स में नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यूनिवर्स में भाई चार्ज क्रिएट नहीं कर पाओगे नेट, ये यूनिवर्स बोलना ज़रूरी नहीं है, बट वैलिड किसके लिए है? यूनिवर्स के लिए। क्यों वैलिड है? क्योंकि यूनिवर्स इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। इसलिए तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बुक में ऐसा मिल जाएगा, ज़्यादातर बुक में मिल जाएगा, लोकल बुक में तो और मिलेगा कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। कहाँ भैया? तो कहाँ ये है? स्टैंडर्ड बुक में हेलिडे रेस्निक में देखोगे, सीयरसन जिमास्की में देखोगे, या और भी जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे फिजिक्स का बुक, उसमें देखोगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़े बहुत यूनिवर्स की बात करते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन का सेंटेंस लिखते हैं, ये चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो ये बात किस कंटेक्स्ट में बोला गया है? यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में। तो जो लोकल बुक लिखने वाले लास्ट में कंक्लूजन सेंटेंस पकड़ लिए, चिपका दिए, कंटेक्स्ट गायब हो गया, और ये याद कर लिए। तो भैया ये किसके लिए? ये तो किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, और यूनिवर्स के बारे में बोलना बार बार ज़रूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, या हो या ना हो, लिखो या मत लिखो, लेकिन समझो अटैच्ड है। नेट भी वैसे ही, कई बुक में तुम्हें खाली चार्ज लिखा रहेगा। खाली चार्ज का मतलब क्या है? नेट चार्ज। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया भाई कि मेन सेंटेंस ये है, चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स
नेट चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। ये अंडरस्टूड है। खाली चार्ज इज कंजर्व्ड लिखा हुआ है, मतलब समझना क्या है कि नेट चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। And since the entire universe is electrically, hence in the entire universe, charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred within the universe. Clear है? तो ये conservation of charge का meaning clear हुआ। यहाँ तक लिख लिए थे ये? Yes sir, पूरा। ये वाला लिख लेना है। और जब भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, आगे के डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आएगा भी ये सब चीज़, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ आएंगे। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है। एक आध प्रॉपर्टी और बचा होगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देख करके कूलम्स लॉ शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कूलम्स लॉ, चार्ज के बारे में जो समझाना था हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक। फर्स्ट चैप्टर में चार्ज, कूलम्स लॉ और फिर आगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब होता है। तो अभी सिर्फ हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया है अब तक कि चार्ज क्या है, इंटरेक्शन कैसे होता है, यही देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए एंड किया जाए।